सूडान गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। यहां सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच सत्ता के लिए लंबे समय से चल रही लड़ाई में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। दोनों पक्षों के बीच ताजा हिंसा में पिछले 2 दिनों में 170 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। सूडान में लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। दारफुर के एक शिविर में तो अकाल की घोषणा तक कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 2 जनरलों की सत्ता की महत्वाकांक्षा में पिछले 20 महीने से पिसता सूडान। दोनों के बीच सत्ता पर पकड़ को लेकर मचे तांडव ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। हाल के दिनों में दोनों पक्षों की ओर से बरसते बैरल बमों और भारी गोलीबारी में कम से कम 176 लोगों की मौत हो गई है। इनमें अधिकतर आम नागरिक शामिल हैं। सेना के कब्जे वाले मंदरमीन में अर्धसैनिक बलों की गोलीबारी में कम से कम 65 लोगों की जान चली गई है। यह हमला उत्तरी दारफुर शहर कपकाबिया के एक बाजार पर सेना के हवाई हमले के एक दिन बाद हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हमला शहर की साप्ताहिक बाजार के दिन हुआ, जब आसपास के सैकड़ों लोग खरीदारी कर रहे थे। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दोनों पक्षों के बीच अप्रैल 2023 से जारी युद्ध में आम नागरिकों को अंधाधुंध निशाना बनाया जा रहा है। सेना का राजधानी खार्तूम के कुछ इलाकों के साथ साथ देश के उत्तर और पूर्व के हिस्सों पर भी नियंत्रण है, जबकि दारफुर प्रांत की राजधानी अल-फशर पर अर्धसैनिक बल आरएसएफ का नियंत्रण है, जो उसका आखिरी गढ़ माना जा रहा है। इस जंग में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं और 1 करोड़ 20 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लोग शरणार्थी शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। दारफुर के एक शिविर में अकाल की घोषणा कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र इसे हाल के वर्षों में सबसे खराब मानवीय संकट बता रहा है। युद्ध में एक ओर सेना के जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान है, जबकि दूसरी ओर अर्धसैनिक बल आरएसएफ के प्रमुख जनरल हमदान दगालो हैं। इन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। आरएसएफ में अधिकतर कबायली और अफ्रीका के अन्य गरीब देशों के विद्रोही लड़ाके समूह शामिल हैं। दरअसल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर को लोकप्रिय क्रांति के बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ा, तो अंतरिम सरकार बनी। 2021 में सेना ने अंतरिम सरकार का तख्ता पलट कर दिया और आरएसएफ की सेना में विलय की मांग करने लगी। दगालो इसके लिए तैयार नहीं है। इसके बाद से सूडान युद्ध की आग में धधक रहा है। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, अगर हम ये सूडान की बात करें, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल के सैन्य अभियान हो या सीरिया में जो कुछ हो रहा है, वो सब अंतर्राष्ट्रीय फलक पे छाया हुआ है, मीडिया में छाया हुआ है, लेकिन सूडान की ओर कम ही लोगों का ध्यान जाता है। यहाँ की जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खराब है। 1.5 साल से ऊपर समय हो गया है इस गृह युद्ध को चलते हुए, और ये देखना बहुत ही दुखद है कि इसकी वजह से बहुत बड़ा मानवीय संकट और इलीगल माइग्रेशन का जो संकट है वो भी बना हुआ है। क्योंकि यदि आप सूडान को विश्व के नक्शे पर देखें तो आसपास लीबिया, चैड और इजिप्ट जैसे इसके पड़ोसी देश हैं। एक तरफ रेड सी है, तो और फिर इजिप्ट के आगे हम देख रहे हैं लेवांट रीजन है। वहां पर पहले ही इजराइल, हमास और बाकी के जो दूसरे वहां पर हिजबुल्लाह जैसे जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, उनके बीच में वैसे ही लड़ाई और कॉन्फ्लिक्ट वहां पर चल ही रहा है। तो सूडान में भी हाल फिलहाल जो चल रहा है उसको हम कहीं ना कहीं, जो बांग्लादेश में हाल फिलहाल की स्थिति है, उसका हम एक भविष्य के रूप में देख सकते हैं कि 2019 में बशीर की सरकार वहां पर गिराई गई, तख्ता पलट किया गया और उसके बाद चुनाव कराए जाने थे। अंतरिम सरकार बनी, सेना ने कंट्रोल लिया, उस वहां चुनाव कराए जाने थे, लेकिन चुनाव हुए नहीं। तो जैसे ही डेमोक्रेसी डिस्प्लेस होती है तो फिर इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। जो आरएसएफ है वो सेना में सूडान की विलय होने से इनकार कर चुकी है। तो यही समस्या है कि जो ये दोनों सेनाएं हैं, एक अर्धसैनिक बल है जो आरएसएफ है, रैपिड सपोर्ट फोर्स है, और जो सेना है सूडान की, इनके बीच में युद्ध चल रहा है और किसी प्रकार के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, सरकार नहीं बन पा रही है और बहुत ही बुरी गृह युद्ध की स्थिति में इस वक्त सूडान के लोग पिस रहे हैं। तो आप यदि नंबर्स भी देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में न सिर्फ लोगों की मृत्यु हुई है, लोग घायल हुए हैं, लोग सूडान छोड़कर भाग रहे हैं। तो आपने बहुत सही बिंदु उठाया कि
ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, इसको लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम इतनी बड़ी आवाज देख नहीं रहे हैं। जो एक होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है। इसका एक कारण ये भी है कि ये गृह युद्ध है, ये एक सिविल वॉर चल रहा है वहां पर। तो वो एक कहीं ना कहीं सूडान की अपनी एक आंतरिक समस्या है, और वहां पर जो आंतरिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से वहां पर सेना का व्यवहार चल रहा है, हम देख रहे हैं। तो इसको देख करके मुझे लगता है कि आंतरिक, चूंकि ये गृह कलह की स्थिति है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के बहुत कहीं हम आवाज या बातें नहीं देख रहे हैं। लेकिन अंशु जी, इसकी यहाँ वजह पर से एक सवाल भी आगे चल करके संकट तो हमें उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं यहाँ पर उन देशों का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सूडानी, चाहे अर्धसैनिक बल हो या सूडानी सेना हो, जो लोग इनको इस वक्त पर धन मुहैया करा रहे हैं, हथियार मुहैया करा रहे हैं, वो कितने जिम्मेदार हैं इसके लिए? ये आपने फिर एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठा दिया है। और न सिर्फ सूडान को, यदि हम इस दृष्टि से, इस प्रश्न की दृष्टि से देखें, फिर तो हम अफगानिस्तान की ओर भी जाएं, फिर हम पाकिस्तान की ओर भी जाएं, फिर हम लेवांट में भी जाएं, फिर हम ये देखें कि तमाम जो इस प्रकार के प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे जब हम आरएसएफ को देखते हैं तो वो कोई ऑथोराइज्ड आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स उस तरह से नहीं है। उसमें जो कबायली लड़ाके हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं से जो सपोर्ट आसपास से मिलता है, कई बार ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है सपोर्ट, धन के रूप में या इक्विपमेंट के रूप में। कई बार ये अपरोक्ष रूप से होता है कि जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करना किसी भी देश की स्थितियों को और गंभीर बनाता है। तो ये, लेकिन हम कैसे रोकें? तो इसके लिए जब तक एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास नहीं होंगे, क्योंकि नियमन नहीं हो सकते, जो नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें कि आतंकवादी संगठन भी आते हैं और कुछ पॉजिटिवली जो एनजीओस काम कर रहे हैं, उनको भी इस श्रेणी में रख सकते हैं, वो हम नियमन में कैसे शामिल करें? हम किसी भी कोई, अगर हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाते हैं, हम कोई नियम कानून बनाते हैं, तो किसी भी लॉ में हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, या जो रोग हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशंस, इस प्रकार के जो लड़ाके हैं, उनको हम कैसे शामिल कर सकते हैं? तो वहां तो फिर सरकारों को ही आपस में साथ में बैठ करके इस प्रकार की कोई बातचीत या फिर इस प्रकार के समाधान ढूंढना आवश्यक है कि शांति बहाल की जा सके। वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हुआ है, या यूएन की ओर से जो वहां पर मीडिएशन का काम हुआ है, वो ज्यादा दिनों चल नहीं पाया, फिर वहां पर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। संक्षेप में बताइएगा। अंतिम सवाल है, अफ्रीका के जो देश हैं, वो कितनी उनकी बड़ी भूमिका हो जाती है इसमें? अफ्रीका में हम इस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता कई देशों में देख चुके हैं, देख रहे हैं। तो वहां पर इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, उसमें हम लगभग ये समान इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं कि सरकार, या मतलब वहां की पॉलिटिकल फोर्सेस, सेना, और जो इस प्रकार के कोई कबायली लड़ाके या इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके बीच में इस प्रकार के गृह युद्ध हमने अफ्रीका के देशों में हम देख सकते हैं। और सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, फिर इसमें तो हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी जाएं तो वहां पर भी हमने एक बहुत लंबा दौर राजनीतिक अस्थिरता का देखा है, और अभी भी देखते हैं कि किस प्रकार से अस्थिर स्थितियां बन जाती हैं। तो एक मैच्योरिटी की आवश्यकता इन देशों में निश्चित तौर पर है, और वहां पर यूनाइटेड नेशंस का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है कि फिर कैसे इस तरह की स्थितियों में शांति बहाल करके और आगे राजनीतिक एक मैच्योरिटी उत्पन्न हो, इस पे कुछ समाधान खोजे जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार।